नमस्कार, मैं श्रीमती शांति थवाइट। आज के इस वीडियो में विकास के अन्य सूचकांक शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर आप लोगों के समक्ष चर्चा करूंगी। शिक्षा व स्वास्थ्य जिन देशों में अच्छा होता है, बेहतर होता है, उस देश का विकास बहुत तेज़ी से होता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्ति रोजगार या अन्य आर्थिक अवसरों का लाभ उठा सकता है। यदि व्यक्ति शिक्षित है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, तो उसको अच्छा रोजगार मिलेगा और उसकी कमाई जो है अच्छे से होती है। समाज में शिक्षा व्यवस्था का समुचित प्रबंध होने से बाल श्रम का निषेध होता है। यदि गांव में विद्यालय नहीं है, तो वहां के बच्चे बाल श्रमिक के रूप में कार्य करते रहते हैं। विद्यालय हो जाने से उन बच्चों के पास समय नहीं होता है और जाकर स्कूल में पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से बाल श्रम का निषेध होता है। फिर शिक्षा के कारण व्यक्ति का समाज में कोई शोषण नहीं कर सकता। पहले ज़माने में हम देखते हैं कि व्यक्ति का हर प्रकार से शोषण होता था, चाहे वो सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो। लेकिन शिक्षा के कारण व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है और इसी जागरूकता के कारण कोई उसका शोषण नहीं कर पाता है। यदि व्यक्ति का कोई शोषण करने का कोशिश भी करता है, तो तुरंत वह व्यक्ति कानून का सहारा लेकर अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेता है। स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर व्यक्ति जो है रोगों से बच सकता है। व्यक्ति शिक्षित होता है, शिक्षित होने के कारण वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होता है और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करके वह रोगों से दूर हो सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रभाव केवल व्यक्ति विशेष तक नहीं पड़ता है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रभाव समाज के अन्य लोगों के ऊपर भी हमको दिखाई देता है। दूसरे लोगों पर कैसे दिखाई देता है, तो यहाँ हम देखते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति की प्रेरणा लेकर के दूसरे व्यक्ति भी उससे उत्साहित होते हैं। जैसे अपने गांव में कोई व्यक्ति कलेक्टर बन गया या कोई बहुत बड़े पोस्ट पर काम कर रहा है, तो वहाँ का युवा वर्ग उस व्यक्ति से प्रेरणा लेता है और प्रेरणा लेकर के स्वयं भी कलेक्टर या अन्य जो बड़े पोस्ट पर व्यक्ति है विराजमान है, उस तरह से पोस्ट प्राप्त करने की कोशिश में लगा रहता है, करता है। तो इस तरह से गांव में एक कलेक्टर बनने से सभी व्यक्ति उससे प्रेरणा लेते हैं। तो ये प्रेरणा केवल शिक्षा के कारण ही आती है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि यदि महिलाओं को बेहतर शिक्षा मिलता है, तो महिला हर क्षेत्र में आगे आती हैं। पहले ज़माने में महिलाओं का काम केवल चूल्हा चौका तक ही सीमित रहता था, लेकिन महिलाएं शिक्षा के दम पर आज जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं आज बड़े बड़े पोस्ट पर काम कर रही हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो राजनीतिक के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हम महिलाओं का नाम देख सकते हैं। भारत में जो शासन प्रमुख है, राष्ट्रपति हमारे यहाँ, इस पर भी महिला प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है विराजमान थी। आज हम देखते हैं कि हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है। सुषमा स्वराज हो गया, कल्पना चावला हो गया, आदि हम कई ऐसे नाम ले सकते हैं जो शिक्षा के दम पर ही जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रही हैं। महिलाओं की शिक्षित होने से उसका प्रभाव केवल महिला तक ही नहीं होता है, बल्कि उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। पूरे परिवार पर कैसे पड़ता है, तो महिला जब शिक्षित होती है तो वो अपने परिवार का बखूबी देखभाल करती है, अपने परिवार के लोगों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करती है, स्वस्थ पेयजल उपलब्ध करवाती है, फिर स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहती है, स्वच्छता के प्रति सचेत रहती है। इस तरह से एक महिला के शिक्षित होने से उसका घर जो है संवर जाता है। घर जब अच्छा होता है, घर तरक्की करता है, परिवार तरक्की करता है, परिवार के तरक्की करने से समाज, और समाज के तरक्की करने से पूरा देश तरक्की करता है। इस तरह हम देखते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये मानव विकास के सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। एक शिक्षित व्यक्ति अपने साथ साथ पूरे परिवार को, समाज को, देश को आगे ले जाता है। वहीं यदि व्यक्ति स्वस्थ है, कहा भी गया है
कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के दम पर कोई भी देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। आज ही हम देख रहे हैं कि विश्व पूरा कोरोना महामारी के चपेट में है। स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हैं, लेकिन इस स्वास्थ्य के कारण आज विश्व की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिरते चली जा रही है। ये स्वास्थ्य का ही दुष्परिणाम है। यदि शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छी होगी तो उस देश का विकास जो है बहुत तेज़ी से होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक ये विकास की प्रगति में कैसे सहायक होते हैं। मानव विकास सूचकांक, तो विकास को नापने के लिए हमने देखा राष्ट्रीय आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके अतिरिक्त ये मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक क्या है? तो इसको हम कहते हैं व्यक्ति की औसत आयु। व्यक्ति की औसत आयु का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति अपने जन्म से लेकर अपने जीवन काल तक कितने वर्ष तक जीता है। यहाँ जीवन प्रत्याशा इसको ही कहा जाता है। जीवन प्रत्याशा जन्म के समय से लेकर व्यक्ति के औसत अनुमानित जीवन काल। ये औसत अनुमानित जीवन काल हर देश की अलग अलग होती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित ये मानव विकास रिपोर्ट में भी विभिन्न देशों की औसत आयु जीवन काल का यहाँ पर आकलन किया गया है और शिक्षा और स्वास्थ्य के अतिरिक्त मानव विकास सूचकांक में औसत आयु को या जीवन प्रत्याशा को भी शामिल किया गया है। प्रत्येक देश की जीवन प्रत्याशा अलग अलग होती है। यहाँ पर हम चार्ट में देखते हैं कि हर देश की जीवन प्रत्याशा अलग अलग है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं विभिन्न देशों में नेपाल, चीन, भारत, इनकी जीवन प्रत्याशा की आयु कितनी है। तो भारत और पड़ोसी देशों के चयनित विकास सूचकांक ये सन 2010 का है, तालिका नंबर 17.5। इसमें देश नेपाल, भारत, चीन और श्रीलंका इसकी तुलना की गई है। नेपाल में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति की औसत आयु जीने की है 69 वर्ष। यहाँ पर साक्षरता दर है 59% और 5 वर्ष के उम्र के बच्चों में कुपोषण का स्तर है 49 और वज़न जो है ये ऊंचाई है 49 और वज़न जो है 39। इसी तरह भारत में हम देखते हैं कि जीवन प्रत्याशा जो है 65 है, साक्षरता दर 63 है और उम्र के अनुसार ऊंचाई 48 है, उम्र के अनुसार वज़न 43 है। चीन में हम देखते हैं कि जीवन प्रत्याशा 73 वर्ष है, साक्षरता दर 98 है, उम्र के अनुसार कम ऊंचाई 10 है और उम्र के अनुसार कम वज़न 4 है। श्रीलंका में हम देखते हैं कि जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष है, साक्षरता दर 91% है, उम्र के अनुसार कम ऊंचाई 17 और उम्र के अनुसार कम वज़न 21। ये 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए ऊंचाई और वज़न को रखा गया है। इस तालिका में हम देखते हैं कि यहाँ पर चीन में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है 73 वर्ष, साक्षरता दर भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा है 98, उम्र के अनुसार कम ऊंचाई का परसेंट भी कम है 10 है और उम्र के अनुसार कम वज़न जो है 4% है। यहाँ चीन जो है इन तीनों देशों से हर मामले में सबसे आगे है। जबकि हम देखते हैं कि नेपाल, श्रीलंका और भारत चीन की तुलना में यहाँ पर कम है। तो ये एक देश में व्यक्ति कितने वर्ष तक जीता है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसका वज़न कितना है, साक्षरता दर कितना है, ये भी किसी देश के विकास सूचकांक को मापने का एक बेहतर तरीका है। और देश के विकास सूचकांक को मापने का तरीका में ये है प्रति व्यक्ति आय। ये हर देश की अलग अलग होती है। पहले हम पढ़े थे कि प्रति व्यक्ति आय अपने देश का, अब यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय विश्व के अनेक देशों की अलग अलग होती है। जैसे भारत की है प्रति व्यक्ति आय 5,497, ये अमेरिकी डॉलर में है। अमेरिकी डॉलर जो है ये $1 बराबर 65 रुपया। तो ये 5,497 रुपया जो है ये अमेरिकी डॉलर, ये भारत में प्रति व्यक्ति आय है। नेपाल में है
311 रुपया प्रति डॉलर ये प्रति व्यक्ति आय है। श्रीलंका में 9,779 रुपया ये है प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में। चीन में है 12,547 रुपया प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में। ये चारों देश की हम तुलना करें तो यहाँ चीन में प्रति व्यक्ति आय जो है इन तीनों देशों से सबसे अधिक है। नेपाल और भारत ये हालांकि यहाँ पर नेपाल और भारत में हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में अंतर उतना अधिक नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं। यह है प्रश्न एक। तो इसके पीछे कई कारण हैं। इसमें सबसे पहला तो कारण है हमारी जनसंख्या। हमारी जनसंख्या नेपाल की तुलना में ज़्यादा है। फिर है नेपाल एक छोटा सा देश है और भारत जो है एक बड़ा देश है। इसके कारण भी यहाँ पर दोनों देशों की आय में बहुत ज़्यादा अंतर हमको दिखाई नहीं देती है। विकास के सूचकांक में और अन्य हैं सार्वजनिक सुविधाएं। जिस देश में सार्वजनिक सुविधाएं लोगों को ज़्यादा उपलब्ध कराई जाती है उस देश का विकास जो है बहुत तेज़ी से होता है। सार्वजनिक सुविधाएं जितना अधिक लोगों तक पहुंचती है उस देश का विकास बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। विकास की समझ पाठ में अब इतना ही। आज ये पाठ जो है पूरा कंप्लीट हो गया और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विकास की समझ का